क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय इतने बड़े बड़े नेता और बुद्धिमान लोग मौजूद होने के बावजूद आखिर क्यों चुना गया एक ऐसे व्यक्ति को जो सत्ता में नहीं थे? वो व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन? मैं हर्षल भूसारी, पॉलिटिकल रिसर्चर एंड गेम ऑफ पावर बुक का ऑथर, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। भारत की आजादी के समय और तुरंत बाद भारत के नेताओं को सबसे बड़ा सवाल था, देश को चलाया कैसे जाएगा। इसके लिए बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और यहीं से शुरू होता है बाबा साहब की कहानी। 29 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक दिन था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन चुना और इन निर्णय को सपोर्ट किया देश के सबसे बड़े नेताओं ने, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंबेडकर जी कांग्रेस के कोर मेंबर नहीं थे, फिर भी उन्हें चुना गया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है। कांग्रेस नेतृत्व ने यह भी महसूस किया कि इतिहास में जो सोशल इनजस्टिस हुआ था उससे सुधारने का यह एक अवसर है। अंबेडकर जी को यह भूमिका देना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, बल्कि एक करेक्टिव स्टेप था, एक तरह से हिस्टोरिकल रॉन्ग को एक्नॉलेज और रेक्टिफाई करने का प्रयास। अंबेडकर जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक कंप्लीट इंटेलेक्चुअल पावर हाउस थे। बाबा साहब एक लीगल एक्सपर्ट थे। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे। कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर थे। उन्हें दुनिया के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का डीप स्टडी था और सबसे अहम, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। समाज के सबसे निचले तबके की आवाज थे। वो सिर्फ किताबी ज्ञानी नहीं थे, बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी अच्छी तरह से समझते थे। यही कॉम्बिनेशन उन्हें बनाता है रेयर लीडर, मीन्स जिसके पास नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस है। 29 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिले कुछ ही दिन हुए थे। देश में अनसर्टेनिटी थी और जरूरत थी एक मजबूत फ्रेमवर्क की। ऐसे समय में अंबेडकर जी का सिलेक्शन एक अर्जेंट, एक कैलकुलेटेड डिसीजन था। बाबा साहब का असली प्रभाव दिखा ड्राफ्टिंग कमेटी और असेंबली डिबेट्स में। उन्होंने शेप दिया फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेसी को। आज जो राइट्स हम एंजॉय करते हैं उसके पीछे बाबा साहब की विजन है। ये सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं थी, ये था नेशन बिल्डिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बट व्हाई ओनली बाबा साहब? तो उसका पहला कारण है मेरिट ओवर पॉलिटिक्स। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद देश ने चुना सबसे कैपेबल व्यक्ति। दूसरा है करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस। कांग्रेस नेतृत्व ने यह समझा कि जो सामाजिक अन्याय सदियों से चला आ रहा था उसे सुधारने के लिए रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। अंबेडकर जी को यह भूमिका देनी थी। इन शॉर्ट, जस्टिस इन एक्शन, नॉट जस्ट इन वर्ड्स। तीसरा है वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज। बाबा साहब उन लोगों की आवाज थे जिनकी कोई आवाज नहीं थी। संविधान इंक्लूसिव बना क्योंकि लीडर इंक्लूसिव था। चौथा है लीगल प्रिसीजन एंड क्लैरिटी। बाबा साहब कॉम्प्लेक्स इशू को सिंपल लैंग्वेज में समझाते थे। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और सबसे अहम, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटेटिव स्किल्स। डिबेट्स में बाबा साहब लॉजिक से जवाब देते थे, इमोशन से नहीं। बाबा साहब का नेशन फर्स्ट अप्रोच था कि जिस कारण लीडर्स ने पर्सनल डिफरेंसेस साइड में रखे और नेशन को प्रायोरिटी दी। यही है ट्रू स्टेट्समैनशिप। बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी को इफिशिएंटली लीड किया, अलग अलग कमिटीज के इनपुट्स को मर्ज किया, यूएसए, यूके, आयरलैंड जैसे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का डीप स्टडी किया, हर क्रिटिसिज्म का लॉजिकल जवाब दिया। वो सिर्फ चेयरमैन नहीं थे, वो थे चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, बाबा साहब का सिलेक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह था एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो कॉम्पिटेंस, इंक्लूसिविटी और हिस्टोरिकल जस्टिस पर बेस्ड था। पावर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लेसन समझे, देश तब आगे बढ़ता है जब डिसीजन बायस नहीं, मेरिट और जस्टिस से लिए जाते हैं। अगर आपको ऐसे डीप पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताते, हम आपको सिखाते हैं पावर समझना कैसे है। जय हिंद, धन्यवाद।